दोस्तों जून 2024 में यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक नहीं हुआ था, ये कहना है सीबीआई का। और सीबीआई ने हाल ही में दिल्ली की विशेष अदालत में 2024 यूजीसी नेट पेपर लीक मामले में अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट है वो दाखिल कर दी है। एग्जैक्टली हुआ ये था ना कि प्रश्न पत्र डार्क नेट पर लीक हो जाने की सूचना के बाद ये परीक्षा रद्द हुई थी। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय को भी एक रिपोर्ट भेजी है। अदालत अब ये तय करेगी कि रिपोर्ट को स्वीकार कर मामले को बंद कर दिया जाए या फिर एजेंसी को आगे की जांच करने का निर्देश दे दिया जाए। सीबीएसई ने जांच में जो बातें बताई हैं उसमें ये कहा है कि 18 जून 2024 की परीक्षा के लिए लीक पेपर को छेड़छाड़ वाला जो स्क्रीनशॉट था वो एक छात्र ने कुछ पैसे कमाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रसारित किया था। उन्होंने बताया कि परीक्षा के दिन यूजीसी नेट की दूसरी पाली के पहले दोपहर में टेलीग्राम चैनलों पर पेपर प्रसारित होते देखा गया, जिससे यह आभास हुआ था कि यह लीक हो गया है और इसे प्रसारित करने वाले व्यक्ति की इस तक पहुंच है। और इसके बाद ये जो परीक्षा थी वो टल गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो फिलहाल सीबीआई ने दिल्ली की विशेष अदालत में अपनी जो क्लोजर रिपोर्ट है दाखिल की है और ये कहा है कि पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि अब आगे कोर्ट क्या करती है। अदालत को ही अब तय करना है कि जांच अभी जारी रहेगी या फिर आगे जो कुछ होना है अब उसको बंद किया जाए। तो यूजीसी नेट 2024 का प्रश्न पत्र लीक होने के नहीं मिले सबूत, ये खबर आज के अखबारों में भी प्रकाशित हुई है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें यहाँ पर ना तो यूपीपीएससी का जो कैलेंडर इस बार आया है बहुत ही निराशाजनक है। और इसमें मुख्य रूप से कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं जिसका इंतजार अभ्यर्थी 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से नहीं, बल्कि विगत 4-5 सालों से कर रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी तो यहाँ पर ओवर एज भी हो चुके हैं। और ये जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये डिमांड है कि क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है इसलिए उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलनी चाहिए। कई बार जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसके नीचे इस प्रकार के कमेंट आते हैं कि एलटी ग्रेड में कितने वर्ष की उम्र सीमा की छूट मिलेगी क्योंकि सर हम ओवर एज हो गए। बिल्कुल सही बात है। ये जो भर्तियां होती हैं ये किन्हीं न किन्हीं ऐसे कारणों से अटकती हैं जिसमें अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं होता है। अगर ये भर्तियां आती तो अभ्यर्थी जो है अप्लाई ज़रूर करते। और ऐसा भी नहीं है कि ये भर्ती जो है वो वास्तव में है नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि भर्ती सीटें वैकेंट ही नहीं है। सीटें वैकेंट होती हैं लेकिन ये भर्ती हो नहीं पाती। तो इसमें अभ्यर्थियों का क्या दोष? क्या सिर्फ हम किस्मत को ही कोसें? क्या हम यही मान के चलें कि एलटी ग्रेड में जो कुछ चल रहा है वो हमारी किस्मत है? जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को और कमीशन को भी इसका उत्तरदायित्व लेना चाहिए। और निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थी जो विगत 3-4 सालों से इंतजार करते करते अगर ओवर एज हो गए हैं तो उनको उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बार कई सारी ऐसी भर्तियां हो रही हैं उसमें 3 साल तक की उम्र सीमा में छूट मिल रही है, क्योंकि 3 साल कोरोना काल रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई थी। तो इसकी वजह से 3 साल की छूट तो मिल रही है। फिलहाल इस पर विचार आयोग को और सरकार को भी करना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और साथ ही साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है इसका बहुत ही बेसब्री से अभ्यर्थी जो थे ना वो इंतजार कर रहे थे कि इस बार का जब कैलेंडर आएगा तो डेफिनेटली इसमें परीक्षा का उल्लेख रहेगा, लेकिन परीक्षा में कोई भी तारीख इनको नहीं दी गई है। नीचे ये लिख दिया गया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का ई अध्याचन जब तक प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अभी परीक्षा नियमावली को ही शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो ये 3 शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है। इसके अलावा जो भी भर्तियां होती हैं ना वो सारी भर्तियां आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो फिलहाल अगर देखा जाए कि प्रवक्ता के इस बार कितने पद आ सकते हैं तो कुल मिला के 1647 पद हैं। इसमें 817 पद पुरुषों के लिए होंगे, 830 पद महिलाओं के लिए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों में ओवरलैप कर जाती हैं, लेकिन पुरुष ये लिमिटेड होते हैं। ऊपर से विषयवार देखा जाए तो सीटें और भी कम होती चली जाती हैं। फिर सीटों में आरक्षण का नियम भी लगता है तो फिर सीटें और भी कम हो जाती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो शिक्षक भर्तियाँ हैं वो ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर शामिल हो रही हैं। अब आप ही सोचो कि कितनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं
और सीटों की जो संख्या आती है वो 1647 आती है, 7258 आती है। 10,000 तक की सीटें तो पता भी नहीं चलती हैं कि कब आई कब निकल गई और किसके बीच बढ़ गई, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर लाखों में होती है। तो निश्चित रूप से जो सीटें खाली हैं उनको भरा जाना चाहिए, और साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी जो इंतज़ार करते करते ओवर एज हो रहे हैं उनके प्रति भी तो कुछ ना कुछ हमारा उत्तरदायित्व बनता है, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिलहाल कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया होगा। कैलेंडर अगर आप लोगों को डाउनलोड करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको दे रहा हूँ, आप जाकर उसकी पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे ना तो UPSSC ने अभी एक नोटिस जारी की है, साथ ही साथ UPPSC की भी नोटिस जारी हुई है। तो उत्तर लोक सेवा आयोग ने 2 विभागों में 9 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 6 और 7 फरवरी को इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है, और इस साल का यह पहला इंटरव्यू होगा। अब देखो यहाँ पर जो मामला बन रहा है, ये जो इंटरव्यू होगा वो तो आयोग में होगा, लेकिन फिलहाल मेले की स्थिति आप देख रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये इंटरव्यू भी पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि फिलहाल आप अगर सड़कों पर निकलोगे ना तो कोई भी वाहन प्रयागराज की तरफ जाता नहीं दिखेगा और ना ही वहाँ से आता दिखेगा। बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास तो लोग फिलहाल घर लौट नहीं पा रहे हैं, जैसा कि आप खबरें अभी आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दें कि CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो 20वां एडिशन हुआ था 14 और 15 दिसंबर को, इसकी जो फाइनल मेरिट है यानी कि रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसे आप ctet.nic.in पर जाकर दे सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हैं वो डिजी लॉकर पर भेज दिए जाएंगे। तो पेपर 1 में कुल मिला के 6,86,197 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, और परीक्षा में शामिल हुए थे 5,72,489। तो पास कितने हुए हैं? 1,38,389। तो ये जो संख्या है ना, ये आ रही है लगभग 24.17%। और वहीं पर अगर हम देखें कि पेपर 2 में कुल मिला के 13,62,884 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें 11,36,087 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। पास हुए हैं 1,39,888। तो यहाँ पर जो पासिंग परसेंट है पेपर 2 में वो काफ़ी कम है। पहले में तो जो पेपर 1 है उसमें 24.17% है, जबकि दूसरे में केवल 12.31% है। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। तो आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है ये कुछ जिलों में अभी भी चल रही है, कुछ जिलों में पूरी हो चुकी है। तो कहाँ कहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, तो देखो आपको बता दें कि मैनपुरी और मुरादाबाद में अभी जो फॉर्म है ये भरे जा रहे हैं। मैनपुरी में 14 फरवरी तक और मुरादाबाद में कुल 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके अलावा देखेंगे तो कानपुर देहात, अम्बेडकर नगर, बलिया, बहराइच, गोरखपुर, गाजीपुर, फिरोजाबाद, बांदा, आजमगढ़, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और जौनपुर, गोंडा, प्रयागराज, बलरामपुर, देवरिया, हरदोई, कुशीनगर, जालौन, बुलंदशहर, बाराबंकी, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा और आगरा। ये कुल आपको पता ही है ना कि 44 ज़िले ऐसे थे जहाँ पर पहले ही आवेदन हो चुके थे। बाकी 31 ज़िलों में आवेदन लिए जा रहे थे। तो अभी जो है ना, ये जो 31 ज़िले हैं इनमें से 2 ज़िलों को छोड़कर बाकी ज़िलों में जो मेरिट है वो शीघ्र ही फरवरी के पहले सप्ताह से जारी होनी शुरू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, पहले सप्ताह का मतलब 3-4 दिन और वेट करना पड़ेगा आपको। 3-4 फरवरी के बाद आपको आंगनवाड़ी की मेरिट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आंगनवाड़ी की मेरिट कैसे बनती है और आंगनवाड़ी में क्या प्रक्रिया होती है, सब पर मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया था। इसमें कितनी सैलरी मिलती है, सारी चीज़ें, तो सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आंगनवाड़ी के बारे में। और फ्रेंड्स, वहीं पर एक खबर और भी यहाँ पर फ्लैश हो रही है आरआरबी एनटीपीसी के बारे में, कि जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा है 2025, तो एग्ज़ाम डेट्स एंड डिटेल्स फॉर 11 मतलब यहाँ पर 11,558 है, 11,558 पोजीशंस टू बी अनाउंस सून। तो 11,558 पदों के लिए जो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा करवाएगा, इसके लिए जो शेड्यूल है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा। अभी ऑफिशियल शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। माना ये जा रहा है कि बहुत ही जल्द ये जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा है, इसमें कुल मिला के देखा जाए तो 8,113 ग्रेजुएट लेवल के और 3,445 अंडर ग्रेजुएट लेवल के पद हैं। तो ये परीक्षा मार्च और अप्रैल में कराई जाएगी और ऑफिशियल कंफर्मेशन बहुत ही जल्द इसके लिए जारी
कर दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी जो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो पद आए थे, इनके लिए जो आवेदन लिए गए थे 13 सितंबर 2024 से शुरू हुए थे और 27 अक्टूबर 2024 तक फॉर्म लिए गए थे। तो यहाँ पर जो करेक्शन करवाया गया था वो अक्टूबर में 23 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर के बीच में करवाए गए थे। तो फिलहाल इसकी जो परीक्षा तिथि है बहुत ही जल्द आपको डिक्लेयर कर दी जाएगी, ऐसी यहाँ न्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। और फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर अगर आप लोग ना जाने वाले हैं प्रयागराज या आपके घर का कोई व्यक्ति जाने वाला है तो बहुत ही सावधानी बरतें। इस समय सड़कों पर बहुत भीड़ है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं, रोडवेज बसें कैंसिल हो रही हैं, जो व्यक्तिगत वाहन हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मेला क्षेत्रों में वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। प्रयागराज फतेहपुर की सीमा के बीच फंसे 3 लाख से अधिक यात्री, फिलहाल इनको जो है मतलब वाहन नहीं मिल पा रहे हैं कि ये लोग घर लौट सकें। बहुत सारे लोग वहाँ से पैदल ही घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। और अगर आप पैदल जा सकते हैं ना तब भी मत जाओ, क्योंकि भीड़ बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पर है। और ऐसी स्थिति में अगर मतलब आप बहुत ही फिट हैं और पैदल चल सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में आप हैं, तो मैं कहूँगा अदरवाइज़ रुक जाओ। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है ना कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री भी आने वाले थे और वो भी अपना दौरा रद्द करने वाले हैं। तो फिलहाल मेले में 4 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ऐसे वाहन जिनको पास मिला है ना, ये वाहन भी रोके जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है मेला क्षेत्र को। अब यहाँ पर केवल प्रशासन की गाड़ियाँ और अस्पतालों की गाड़ियाँ ही आ जा सकेंगी। तो भीड़ का आलम बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही भयंकर है, तो समझ से जाइएगा। और इसका फ़ायदा भी कुछ लोग उठा रहे हैं। 50 रुपये से कम में नहीं होगा, बैठना है तो बैठिए वरना पैदल जाइए। तो ये स्थिति बन रही है आजकल। जो वहाँ पर रिक्शा चालक है ना, वो भी मतलब उनको लग रहा है कि भाई साहब बस इसी मेले में हमारा जो रिक्शा है वो फ्री हो जाएगा। तो मौनी अमावस्या पर 26,652 आरक्षित टिकट भी रेस्ट हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर रद्द हो गई हैं। बहुत सारे लोग तो स्टेशन तक पहुँच नहीं पाए हैं। वैसे भी अगर आप सोचेंगे, एक बार गौर से सोचिए कि प्रयागराज की आबादी 2024 की जो आबादी है वो यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14 लाख के आसपास है। और इस समय लगभग 10 करोड़ के आसपास जनसंख्या वहाँ पर सरप्लस हो रही है। आप समझो कि जहाँ पर 14 लाख के लिए ही केवल संसाधन है, वहाँ पर 10 करोड़ सरप्लस हो जाएं तो कोई भी हाथ पाँव फूल जाएगा, कोई भी इसको संभाल नहीं सकता है। और दुनिया का कोई भी शहर हो, वो कितना भी विकसित देश क्यों ना हो, वहाँ पर 10 करोड़ लोगों के आने और जाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं हो सकती है। सड़कों की, धर्मशालाओं की, वाहनों की या फिर प्रशासन की अपनी एक सीमा होती है, उसके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते हैं। हालांकि प्रयागराज वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों के दरवाजे भीड़ के लिए खोल दिए हैं। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हॉस्टल, उनमें जो है इन लोगों की व्यवस्था की जा रही है, उनको ठहराया जा रहा है। जगह जगह पर अस्पताल भी बनाए गए हैं। और देखो एक बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मेला क्षेत्र में ना जगह जगह खंभे लगाए गए हैं, उस पर QR कोड लगाए गए हैं, उस पर नंबर लिखे गए हैं। तो क्या होता है कि अगर कोई अपने आप को लग रहा है ना कि मैं गुम हो गया हूँ, तो वो बस अपना खंभा नंबर प्रशासन को बता दे, प्रशासन उसकी मतलब रेस्क्यू कर ले जा रहा है। तो बहुत ही तगड़ी व्यवस्था की गई है। उसके बावजूद भीड़ जो है बहुत ही अपरंपार है। एक ही रास्ता है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं है, जल्दबाजी से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। और अगर आप तीर्थाटन पर हैं तो धैर्य पहली शर्त है। तो अगर प्रशासन इसमें सख्ती बरते, लाठीचार्ज करे, तो अखबार भी लिखेंगे और आप भी कहेंगे कि श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया, गलत किया। सारी बातें ऑल ओवर निष्कर्ष यही निकलता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, पर्याप्त समय लेकर निकलें। और जब तक प्रशासन ना कहे तब तक आप घरों से ना ही निकलें तो बेहतर है। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक और शेयर प्लीज़ आप लोग करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।